फ्रेंड्स, विधिक शिक्षा चैनल में आप सभी का फिर से स्वागत है। तो अपन ने पिछले वीडियो में बात की थी सेक्शन 39 तक। सेक्शन 39 आता है चैप्टर 4 के अंदर। तो सेक्शन 39 तक अपने पिछले वीडियो में देख लिए था। अब इस चैप्टर का लास्ट सेक्शन बच रहा है 40। तो 40 सेक्शन देखने से पहले अपन जो इसका रिव्यू है 39 सेक्शन का रिव्यू देखेंगे। तो इसमें सेक्शन 39 में बताया गया कि कुछ अपराधों की इत्तला जनता द्वारा देना। तो जनता, इसमें यह बताया गया है कि किसी समाज या देश में कोई अपराध होता है तो उस अपराध की सूचना जनता द्वारा देना। एग्जाम्पल के तौर पे देखे, एग्जाम्पल नहीं है कि पहली है इसके अंदर की जनता द्वारा कौन कौन से सेक्शंस के तहत जनता आबद्ध है पुलिस ऑफिसर या मजिस्ट्रेट को इत्तला करने के लिए। तो लोक प्रशांति के विरुद्ध अपराध सेक्शन 143 और जो 144 है, 145, 147, 148 अर्थात इन सभी धाराओं के तहत जनता पुलिस या मजिस्ट्रेट को इत्तला कर सकती है। सेक्शन 39 कहता है कुछ अपराधों की जानकारी जनता द्वारा देना। जो सेक्शन 39 है वह यह साफ साफ बताता है कि कुछ अपराधों की इत्तला जनता द्वारा दी जाती है। ही इज ड्यूटी बाउंड, जनता क्या है कि इसके लिए आबद्ध है। तो अपन ये सारे सेक्शन है इत्यादि के तहत जनता क्या है कि आबद्ध है, किसके लिए? सूचना देने के लिए। और सेक्शन जो 37 है, 37 क्या कहता है कि पब्लिक वेंट टू असिस्ट एंड पुलिस। तो ये एक तरीके से मोस्ट सेक्शन है क्योंकि बार बार इसमें एग्जाम्स में पूछे भी जाते हैं। तो इसमें है सेक्शन 37 में बताया गया है कि कब मजिस्ट्रेट और पुलिस, कभी मजिस्ट्रेट और पुलिस की सहायता करेगी जनता, कब मजिस्ट्रेट और पुलिस की सहायता करेगी, मतलब इज ड्यूटी बाउंड। तो इसमें बताया गया कि पकड़ना और निकल भागने से जान ली कोई एक्यूज्ड है, कोई व्यक्ति है और उस पुलिस उसको पकड़ रही है तो उस समय वह व्यक्ति क्या है कि भाग जाता है। और भागने की उस स्थिति में क्या होती है कि जनता इज ड्यूटी बाउंड, कि उसको जनता का एक कर्तव्य होता है कि उस एक्यूज्ड उस व्यक्ति को पकड़वाना। जनता का उस समय यह कर्तव्य होता है। और जब मान लीजिए कोई व्यक्ति परिशांति यानी शांति भंग करता है, इसके लिए भी जनता आबद्ध है कि ही इज ड्यूटी बाउंड पुलिस अधिकारी और मजिस्ट्रेट की सहायता करने के लिए। अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति शांति भंग कर रहा है तो शांति भंग के मामले में पुलिस, कई बार सुनते हैं अखबारों में भी आता है कि शांति भंग के अंदर पुलिस ने उसे अंदर ही डाल दिया। तो कई बार तो क्या है कि पुलिस को डायरेक्ट सूचना मतलब कि पता चल जाता है। अगर पता नहीं भी चलता है तो जनता इसके लिए आबद्ध है, जनता पुलिस को सूचना दे सकती है अगर कोई व्यक्ति शांति भंग करता है तो। अब इसमें थर्ड बात है कि किसी भी रेल, नहर, तार या लोक संपत्ति को नुकसान पहुंचाता है तो भी जनता क्या है कि ही इज ड्यूटी बाउंड, जनता का कर्तव्य है कि वह पुलिस या मजिस्ट्रेट को इसकी इत्तला करे। यह सभी सेक्शंस अपन ने देख लिए, इनके तहत क्या है जनता इज ड्यूटी बाउंड। तो अपने को एक नॉर्मली ज्यादा प्रेशर नहीं डालना क्योंकि इससे तो बहुत कम क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन इसी से बनते हैं, सेक्शन 37 से ही बार बार क्वेश्चन बनते हैं कि कब मजिस्ट्रेट और पुलिस की सहायता, मतलब कि जनता कौन से सेक्शंस के तहत मतलब कि पुलिस अधिकारी या मजिस्ट्रेट की सहायता करने के लिए आबद्ध है, ही इज ड्यूटी बाउंड। तो डायरेक्टली इतना डीपली भी नहीं पूछता है कि सेक्शंस का नाम पूछ लेगा या फिर उसमें क्या विवरण दिया गया है इत्यादि के बारे में बताया गया है। तो अपना सेक्शन 39 कंप्लीट हुआ और 37 का रिव्यू देख लिया। 39 और 37 और 38 इतना मोस्ट है नहीं, इससे आज तक क्वेश्चन बना ही नहीं है। मान लो कि लीगल जितने भी एग्जाम होते हैं उनमें अभी तक इस ऐसा क्वेश्चन 38 से संबंधित कोई क्वेश्चन बना ही नहीं, इसीलिए मैंने इसको यहाँ पे राइट नहीं किया। अब बात करेंगे सेक्शन 40 की। तो सेक्शन 14 ये बताता है कि गांव के ग्राम सेवक द्वारा इत्तला, कि गांव के ग्राम सेवक द्वारा इत्तला। तो इसमें यह बताया गया है कि मान लीजिए कोई गांव है तो उसमें कोई अपराध कारित यानी ऑफेंस कमिट हो जाता है तो गांव के मुखिया यानी ग्राम सेवक
कौन? ग्राम सेवक का ये मुख्य कर्तव्य होता है कि उस अपराध की जानकारी नज़दीकी पुलिस स्टेशन को करे या फिर ग्राम सेवक के अपराध होने की, मान लीजिए ये कोई गांव है तो ग्राम सेवक का ये कर्तव्य होगा कि इस गांव की जो भी परेशानी है या फिर कोई अपराध हो गया है या फिर अपराध होने वाला है तो इन सभी की सूचना किसको करें? पुलिस ऑफिसर को या मजिस्ट्रेट को सूचना करने के लिए क्या है कि ग्राम सेवक आबद्ध होगा। यह ग्राम सेवक का कर्तव्य होगा, चाहे अपराध हुआ हो या अपराध होने वाला हो, यानी ऑफेंस कमिट हो गया हो या फिर ऑफेंस कमिट होने की संभावना हो, दोनों में क्या है कि ग्राम सेवक आबद्ध रहेगा। किसके लिए? इज ड्यूटी बाउंड, किसके लिए? सूचना देने के लिए। अब अपना जो सेक्शन 14 के अंदर कंप्लीट हुआ और अपन अब बात करेंगे चैप्टर 5 के बारे में, व्यक्तियों की गिरफ्तारी। व्यक्तियों की गिरफ्तारी के बारे में बात करेंगे तो चैप्टर 5 व्यक्तियों की गिरफ्तारी बताता है और चैप्टर 4 अपना कंप्लीट हो गया है। तो चैप्टर 5 में देखेंगे कि व्यक्तियों की गिरफ्तारी में क्या क्या बताया गया है। इसके अंदर ओनली गिरफ्तारी से रिलेटेड ही क्वेश्चन या सेक्शन चलेंगे। टोटल गिरफ्तारी की जानकारी ये देता है चैप्टर 5। तो इसमें अपन बात करेंगे सेक्शन 41 से सेक्शन 68 तक बात करेंगे कि गिरफ्तारी के अंदर इन सेक्शंस के अंदर कैसे की जाती है, कौन करेगा, मजिस्ट्रेट के क्या अधिकार है, पुलिस के क्या अधिकार है इत्यादि के बारे में अपन चर्चा करेंगे। तो इसमें कितनी बातें बताई गई है? 4 बातें बताई गई है। तो इसमें फर्स्ट बात है कि who is authorized to arrest any person after committed of any crime। तो ये क्या कहना चाह रहे हैं कि जो फर्स्ट बात है तो इसमें क्या है कि इसमें यह बताया गया है कि किन मतलब कि किन यानी कौन व्यक्ति किस व्यक्ति को गिरफ्तार करने के लिए अपराधी करता है जब अपराध कर दिया जाता है। यानी ये कहना चाह रहा है कि who is authorized to arrest any person after any commitment any crime, यानी कोई मतलब कि क्राइम कमिट हो जाता है, ऑफेंस कमिट हो जाता है तो उसके लिए कौन कौन व्यक्ति या कौन कौन मतलब कि कौन इसके लिए अपराधी करते हैं उनको गिरफ्तार करने के लिए। तो यह इसके बताता है फर्स्ट कंडीशन। फर्स्ट सेकंड कंडीशन देखते हैं प्रोसेस यानी रीति। अब यह कि प्रोसेस द्वारा किस प्रोसेस द्वारा व्यक्ति को गिरफ्तार करने के पश्चात किया जाएगा, यानी कोई कह सकते हैं कि किस प्रोसेस द्वारा किसी व्यक्ति को अपराध करने के पश्चात गिरफ्तार किया जाता है। मान लीजिए कोई व्यक्ति एनी पर्सन ऑफेंस कमिट कर देता है, ऑफेंस कमिट करने के बाद यानी कौन सी रीति के तहत उसको गिरफ्तार करा जाएगा, यह सभी बात बताती है प्रोसेस। प्रोसेस के अंदर अपन आगे देखेंगे, अभी ओनली इसका मोटा मोटा देखते हैं। थर्ड बात आती है कि राइट ऑफ अरेस्टेड एनी पर्सन यानी अधिकार, यानी जो व्यक्ति जो अरेस्टेड यानी इसमें यह बताया गया है कि गिरफ्तार व्यक्ति के क्या क्या राइट्स है यानी अधिकार, फंडामेंटल राइट्स। यह सबसे मोस्ट बात है कि जो गिरफ्तार व्यक्ति है राइट ऑफ अरेस्टेड पर्सन अरेस्ट यानी जो गिरफ्तार व्यक्ति है उसके क्या क्या अधिकार यानी क्या क्या फंडामेंटल राइट्स है। तो अपन आगे इसके बारे में डीपली चर्चा करेंगे। अभी इतना ही देखेंगे कि जो उसके भी जो गिरफ्तार व्यक्ति होते हैं उसके भी कुछ अधिकार होते हैं। अभी अपने को इतना ही पता चला है, आगे अपन इसमें डीपली चर्चा करेंगे कि गिरफ्तार व्यक्ति के क्या क्या अधिकार होते हैं। तो अपन चौथी बात देखें कि हाउ टू अरेस्टेड इज मेड, कैसे। अब चौथी बात ये भी है कि गिरफ्तार जो हाउ अरेस्टेड इज मेड, गिरफ्तारी कैसे की जाएगी, ये भी अपन आगे देखेंगे। नेक्स्ट बात आती है कि अरेस्टेड, अरेस्टेड यानी गिरफ्तारी। अब इसमें है कि इसमें बताया गया है कि सबसे पहले किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है तो कैसे किया जाता है या कैसे किया जाएगा। तो गिरफ्तार किया जाएगा अरेस्टेड यानी अरेस्ट करेगा तो सबसे पहले विदाउट वारंट, कोई भी मजिस्ट्रेट या एनी पर्सन जो साधारण व्यक्ति है या फिर मजिस्ट्रेट है या पुलिस ऑफिसर है या तो विद वारंट करेगा या फिर विदाउट वारंट। तो आप सभी को ये पता होना चाहिए कि कोई भी व्यक्ति या फिर मजिस्ट्रेट या फिर पुलिस ऑफिसर जब गिरफ्तार करने आता है या तो उसके पास वारंट होगा या फिर उसके पास वारंट नहीं होगा। यही 2 कंडीशन होती है। तो इसमें जब गिरफ्तार व्यक्ति को मतलब कि जो ऑफेंस कमिट करता है उस व्यक्ति को गिरफ्तार करते हैं तो सबसे पहले फर्स्ट शेड्यूल का ध्यान रखा जाता है। सीआरपीसी में जो फर्स्ट शेड्यूल है
उसका ध्यान रखा जाता है। तो अब ये फर्स्ट शेड्यूल क्या है, अपन इसके बारे में अभी चर्चा करेंगे कि जो गिरफ्तार व्यक्ति जो गिरफ्तार किया जाता है उसको फर्स्ट शेड्यूल का ध्यान रखा जाता है पुलिस ऑफिसर द्वारा। तो ये फर्स्ट शेड्यूल क्या है, इसके अंदर क्या प्रोसेस है गिरफ्तार करने की, विदाउट वारंट, विद वारंट इत्यादि की अपन चर्चा करते हैं। चर्चा परिचर्चा के अंदर ही समझने की कोशिश करेंगे। तो इसमें बताया गया है कि जब किसी भी व्यक्ति की गिरफ्तारी की जाती है या तो उसके पास वारंट होगा, बात सही है ना, कि जब किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी की जाएगी या तो विद वारंट या फिर विदाउट वारंट, एंड हु इज ऑथोराइज्ड टू इशू ए वारंट ऑफिशियल द मजिस्ट्रेट द कंसल्टिंग जज कोर्ट। यानी एक तरीके से कह सकते कि किसी भी पुलिस ऑफिसर या मजिस्ट्रेट या किसी भी न्यायालय द्वारा कोई भी लिखित में वारंट प्राप्त होता है तो वह जिस व्यक्ति पर जारी हुआ है उस व्यक्ति को पुलिस ऑफिसर क्या करेगा, गिरफ्तार कर सकता है। यानी कोई लिखित एक तरीके से जिसको पुलिस ऑफिसर को या फिर अन्य व्यक्ति को प्राप्त होता है, एक तरीके से वारंट बोल सकते हैं। तो क्या है कि कोई भी पुलिस ऑफिसर या साधारण व्यक्ति जिसको भी वह प्राप्त होगा मजिस्ट्रेट या कोर्ट के द्वारा, तो उसका क्या है कि उसको राइट हो जाता है कि वह जिस व्यक्ति के ऊपर मतलब कि जारी किया गया है उसको गिरफ्तार कर सकता है। उसके पास पावर आ जाती है उसके द्वारा अगर जारी करने के बाद। और दूसरा यह है कि विदाउट वारंट, अब पुलिस ऑफिसर विदाउट वारंट कैसे गिरफ्तार करता है ये अपन आगे देखेंगे। तो द पर्सन्स कैन अरेस्ट विदाउट वारंट, जब इन दोनों की बात करते हैं तो गिरफ्तारी की नेक्स्ट स्टेप आती है फर्स्ट शेड्यूल। अब गिरफ्तार कैसे करेगा, तो नेक्स्ट बात आती है अपनी फर्स्ट शेड्यूल की। तो फर्स्ट शेड्यूल की चर्चा करेंगे अभी कि फर्स्ट शेड्यूल क्या है, फर्स्ट शेड्यूल के अंदर क्या क्या होता है। फर्स्ट शेड्यूल वी हैव टू कंसीडर द फर्स्ट शेड्यूल ऑफ सीआरपीसी। इसमें यह बताया गया है कि कभी भी कोई अपराध घटित हो जाता है, जो भी अधिवक्ता गण है या न्यायाधीश महोदय है वह भी फर्स्ट शेड्यूल को देखकर ही किसी भी अपराध का निर्धारण करते हैं कि वेदर इज केस इज ट्राइबल बाय मजिस्ट्रेट, ट्राइबल बाय सेशन जज, या फिर वेदर दिस इज बेलेबल या फिर नॉन बेलेबल ऑफेंस, वेदर दिस इज कॉग्निजेबल या नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस। यानी एक तरीके जो भी 511 या अपराध तो आईपीसी में जो 511 अपराध वर्णित है तो उस अपराध की क्या क्या परिभाषा है, वह किसके द्वारा विचारणीय है या वह कौन सी प्रकृति का है, या सभी वह फर्स्ट शेड्यूल के अंदर पढ़ते हैं। तभी तो क्या है कि पुलिस ऑफिसर गिरफ्तार करने से पहले उसको देखता है कि कोई भी व्यक्ति है तो उसने कौन सा अपराध किया है, कि कॉग्निजेबल ऑफेंस है, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है, बेलेबल ऑफेंस है या नॉन बेलेबल ऑफेंस है, या फिर ट्राइबल बाय मजिस्ट्रेट है, ट्राइबल बाय सेशन जज है, इत्यादि के बाद मतलब इत्यादि जांच पड़ताल करने के बाद ही उस व्यक्ति को क्या करता है, गिरफ्तार करता है। इसीलिए तो कहते हैं जितने भी विद्वान और अधिवक्ता गण हुए हैं वह फर्स्ट शेड्यूल का ध्यान रखते हैं और फर्स्ट शेड्यूल के अनुसार ही उस व्यक्ति का ट्रायल चलता है। यानी जब कोई व्यक्ति वारंट के साथ या वारंट के बिना गिरफ्तार किया जाए तो मजिस्ट्रेट और भी पुलिस ऑफिसर फर्स्ट शेड्यूल को अपना ध्यान में रखते हुए उसको गिरफ्तार करेगा। कि मान लीजिए अपराध हो जाता है कि कौन सी प्रकृति का है, 302 है या जमानती है या अजमानती है या फिर संज्ञेय है या असंज्ञेय है, किसके द्वारा विचारणीय है, तो इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए उसको गिरफ्तार किया जाता है। अब नेक्स्ट बात आती है विदाउट वारंट। अब दूसरी बात आती है विदाउट वारंट। अब ये विदाउट वारंट के बारे में अपन चर्चा करेंगे कि बिना गिरफ्तार कैसे, मतलब कि वारंट के बिना गिरफ्तार कैसे किया जाता है और गिरफ्तार करते समय किन किन बातों को ध्यान रखा जाता है, या फिर कौन व्यक्ति इसको गिरफ्तार कर सकता है। उसमें सबसे पहली बात आती है कि गिरफ्तार कौन करेगा। तो इसमें सबसे पहली बात आती है हु इज, गिरफ्तार कौन करेगा। तो इसमें देखते हैं सबसे पहले
कि बाई पुलिस ऑफिसर सेक्शन 41 टू 42, सेक्शन 43 के तहत, कि बाई प्राइवेट पर्सन या फिर बाई मजिस्ट्रेट सेक्शन 44। तो हाउ अरेस्ट इज मेड, गिरफ्तारी कैसे की जाएगी। अब यह भी एक तरीके से मोस्ट बात है कि गिरफ्तारी कैसे की जाए इत्यादि की। अपन ने ये देखा ना कि हु इज कौन, अब कौन कौन कर सकते हैं, पुलिस ऑफिसर कर सकता है सेक्शन 41, 42, 43, प्राइवेट व्यक्ति, प्राइवेट पर्सन भी कर सकता है, बाई मजिस्ट्रेट अब कौन से सेक्शन के तहत, 44 सेक्शंस के तहत। तो इत्यादि के बारे में चर्चा अपन आगे करेंगे, इन सेक्शंस में डीपली चर्चा करेंगे। अब सेकंड बात देखते हैं, हाउ अरेस्ट इज मेड, गिरफ्तारी कैसे की जाएगी। तो इसमें बारे में बताया, इसमें बारे में है कि सेक्शन 46, 49, 55, 16 के तहत इसमें चर्चा करेंगे कि गिरफ्तारी किस प्रकार से की जाएगी। इन सभी सेक्शंस में आगे अपन चर्चा करेंगे। तो भाई गिरफ्तारी किस प्रकार से की जाती है। अब थर्ड बात आती है प्रोसेस, यानी रीति, किस प्रोसेस के तहत यानी उसको गिरफ्तार किया जाएगा या फिर कौन सी रीति के तहत उसको गिरफ्तार किया जाएगा। तो ये सभी अपन कौन से सेक्शंस में देखेंगे, सेक्शन 51, 53, 58, 59 सीआरपीसी के तहत अपन चर्चा करेंगे। अब फोर्थ बात आती है कि राइट ऑफ अरेस्टेड पर्सन, यानी गिरफ्तार व्यक्ति के क्या क्या अधिकार है, क्या क्या फंडामेंटल राइट्स है गिरफ्तार व्यक्ति के, तो इत्यादि के बारे में अपन इसमें बात करेंगे कि सेक्शन 50, 54, 56, 57 के अंदर इन 4 सेक्शंस के अंदर अपन बात करेंगे कि जो गिरफ्तार व्यक्ति है, जो ऑफेंस कमिट करता है, उसके क्या क्या फंडामेंटल राइट्स है, यानी क्या क्या अधिकार है गिरफ्तार होने के बाद। तो उसकी अपन आगे चर्चा करेंगे। तो अपन अब बात करते हैं सेक्शन 41। अब अपना फर्स्ट सेक्शन आता है इसका, इस चैप्टर का फर्स्ट सेक्शन आता है सेक्शन 41। व्हेन ए पुलिस ऑफिसर कैन अरेस्ट ए पर्सन विदाउट वारंट, यानी पुलिस अधिकारी कब वारंट के बिना गिरफ्तार कर सकता है। ये मोस्ट सेक्शन है, वेरी वेरी मोस्ट सेक्शन है, तो इसको थोड़ा ध्यान लगा के समझिए। तो यानी व्हेन ए पुलिस ऑफिसर कैन अरेस्ट ए पर्सन विदाउट वारंट, यानी पुलिस अधिकारी कब वारंट के बिना गिरफ्तार कर सकता है। तो इसमें ऐसे सब सेक्शन यानी ए से लेके आई तक दे रखा है, तो आई तक अपन इसको समझने की कोशिश करेंगे कि कौन कौन से सेक्शंस के तहत उसको गिरफ्तार कर सकता है। तो इस एक मैंने ट्रिक लिखा है सिप सो डेरा। तो ये थोड़ा क्या टिपिकल है, ऐसे याद करने में अपने को नहीं आएगा। तो किसी भी सेक्शन को याद करने के लिए उसके मेन मोटे मोटे एक तरीके से उसके शब्द निकालने पड़ते हैं। तो इसीलिए मैंने एक इसका ट्रिक अपनाई है कि सिप सो डेरा, इसके तहत अपन समझने की कोशिश करेंगे। ऐसे लेके आज तक इसमें दे रखा है कि कौन कौन से ऐसे स्थितियां हो जाती है कि उन स्थिति में उनको डायरेक्ट ही क्या कर सकते हैं, कैन अरेस्ट पर्सन विदाउट वारंट, यानी बिना वारंट के भी गिरफ्तार कर सकते हैं। तो सिप सो डेरा के तहत अपन इसको समझने की कोशिश करेंगे। ये कोई सेक्शन नहीं है, ये कोई धारा नहीं है, इसको ये ध्यान रखना चाहिए कि ये एक ट्रिक है। इस ट्रिक को अपनाते हुए अपन इसको याद करेंगे। सिप सो डेरा यानी MAC, सी का मतलब है कॉग्निजेबल ऑफेंस, यानी संज्ञेय अपराध। यानी कोई भी व्यक्ति संज्ञेय अपराध कारित कर देता है तो उसको पुलिस ऑफिसर क्या है कि डायरेक्ट भी गिरफ्तार कर सकता है। कॉग्निजेबल ऑफेंस के अंदर ही पुलिस ऑफिसर को वारंट की जरूरत नहीं होती है। अब सी यानी तो कॉग्निजेबल ऑफेंस और बी के अंदर क्या दे रखा है, आई का मतलब है इंफॉर्मेशन यानी विश्वसनीय इत्तला। अब ये क्या कहना चाह रहा है, विश्वसनीय इत्तला क्या है, इसकी अपन चर्चा करेंगे। तो विश्वसनीय इत्तला इसमें यह है कि इसमें कोई भी पुलिस ऑफिसर को विश्वसनीय इत्तला मिल जाती है, या अब यह है कि किसी की इत्तला when a information is received a police officer that a cognizable offense is committed, तो इसमें भी संज्ञेय अपराध है, परंतु पहले में 7 वर्ष या 7 वर्ष से कम का अपराध। लेकिन इसमें एक मेन बात यह है कि जो कॉग्निजेबल ऑफेंस है, इसको दोबारा देखते हैं कि संज्ञेय अपराध कोई व्यक्ति अगर
कारित कर देता है, पुलिस अधिकारी की उपस्थिति में कोई संज्ञेय अपराध कारित कर देता है, तो पुलिस अधिकारी उसे वारंट के बिना गिरफ्तार कर सकता है। उसमें दो बातें बताई गई है कि कब गिरफ्तारी कर सकता है, और मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना, विदाउट ए ऑर्डर ऑफ एनी मजिस्ट्रेट, अगर वारंट के बिना। अब बात आती है कि संज्ञेय अपराध में भी कितनी सजा तक, जब अपराध 7 वर्ष से कम और इन दो यानी 7 वर्ष से कम हो या जुर्माना सहित या रहित हो, तब क्या है कि पुलिस ऑफिसर डायरेक्ट विदाउट वारंट किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकता है। इसमें दो ही बात है कि जब कोई पुलिस ऑफिसर उपस्थिति में कॉग्निजेबल ऑफेंस यानी संज्ञेय अपराध कारित कर देता है और वह अपराध 7 वर्ष से कम और जुर्माने सहित या रहित हो, तो पुलिस ऑफिसर को यह राइट है कि उस व्यक्ति को डायरेक्ट गिरफ्तार कर सकता है। एनी ऑर्डर ऑफ यानी विदाउट ए ऑर्डर ऑफ एनी मजिस्ट्रेट, बिना मजिस्ट्रेट के ऑर्डर पर। और आई का मतलब है इंफॉर्मेशन यानी विश्वसनीय इत्तला। इसको देखते हैं, विश्वसनीय इत्तला, इसमें यह है कि इसमें कोई भी पुलिस ऑफिसर को विश्वसनीय इत्तला मिल जाती है। अब यह है कि किसकी इत्तला, व्हेन ए क्रेडिबल इंफॉर्मेशन इज रिसीव्ड बाय द पुलिस ऑफिसर दैट ए कॉग्निजेबल ऑफेंस इज कमिटेड। तो इसमें भी संज्ञेय अपराध है, परंतु पहले में 7 वर्ष या 7 वर्ष से कम का अपराध, और इसमें क्या है कि 7 वर्ष या 7 वर्ष से ज़्यादा या कोई मृत्यु दंड और जुर्माना सहित या रहित, तब भी पुलिस ऑफिसर बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकती है। इसमें क्रेडिबल इंफॉर्मेशन मिल जाती है और उसकी एक तरीके से कितना होगा, 7 वर्ष से ज़्यादा और मृत्यु दंड और या जुर्माना सहित या रहित इसका दंडादेश होगा। तब भी पुलिस ऑफिसर क्या है कि डायरेक्ट ही विदाउट वारंट भी किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकता है। अब आई तक देख लिए। अब आता है पी यानी प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर। अब ये क्या कहना चाह रहा है, प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर का अर्थ होता है उद्घोषित अपराधी। उद्घोषित अपराधी, तो उद्घोषित अपराधी है अर्थात वह क्या है, कोई भी उद्घोषित अपराधी है, कोई भी व्यक्ति है, उसे अपराधी किसके द्वारा घोषित किया जाएगा, यह संहिता जो सीआरपीसी उसके अधीन कोई भी सेक्शन आपको यह कहता है कि दिस इज ए प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर, यानी सीआरपीसी के अधीन या राज्य सरकार यानी स्टेट गवर्नमेंट द्वारा उद्घोषित हो, उस व्यक्ति को पुलिस बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकती है। तो या तो पहले से वो प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर घोषित हो सीआरपीसी के अधीन रहते हुए, और या फिर स्टेट गवर्नमेंट द्वारा उद्घोषित कर दिया जाता है कि फला व्यक्ति क्या है, उसको उद्घोषित कर दिया जाता है, यानी प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर यानी फला व्यक्ति उद्घोषित अपराधी है। अब जैसे ही गवर्नमेंट उसको उद्घोषित अपराधी करेगी, तो पुलिस जो व्यक्ति जिस स्टेशन की अधिकारिता में वो व्यक्ति रहता है, वहाँ का पुलिस स्टेशन का ऑफिसर डायरेक्ट बिना वारंट के यानी विदाउट ए ऑर्डर ऑफ एनी मजिस्ट्रेट, उसको डायरेक्ट ही बिना मजिस्ट्रेट के ऑर्डर को वह गिरफ्तार कर सकता है। अब अपन बात करेंगे सीआईपी तक तो बात कर लिए। अब आता है एस यानी स्टोलन प्रॉपर्टी, चुराई हुई संपत्ति, यानी कोई भी चुराई हुई संपत्ति अगर किसी व्यक्ति के पास होने का संदेह, तो पुलिस ऑफिसर कैन अरेस्ट विदाउट एनी वारंट, यानी पुलिस ऑफिसर को संदेह हो जाता है कि वहां पर उस व्यक्ति के पास क्या है, चुराई हुई संपत्ति है। अब चाहे उसमें कुछ भी हो सकता है, अन्य कोई सामान, जेवरात या अन्य कोई प्रॉपर्टी, रुपए, पैसा, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो अगर उस पुलिस ऑफिसर को यह ज्ञात हो जाता है, या फिर उसको एक तरीके से कह सकते हैं कि उसको क्या हो जाता है, संदेह हो जाता है। संदेह होने से क्या है कि द पुलिस ऑफिसर कैन अरेस्ट विदाउट वारंट, उसको डायरेक्ट बिना मजिस्ट्रेट के ऑर्डर के भी गिरफ्तार कर सकता है। तो अपन ने बात कर ली कहाँ तक, एस यानी स्टोलन प्रॉपर्टी। स्टोलन प्रॉपर्टी किसे कहते हैं, चुराई हुई संपत्ति या फिर चुराई हुई संपत्ति का संदेह होना। अब एस तक तो अपन ने बात कर ली, एस यानी स्टोलन प्रॉपर्टी बात कर ली। अब आता है ओ का अर्थ होता है ऑब्स्ट्रक्टर यानी बाधा पहुंचाना पुलिस अधिकारी को।
यानी ओ का मतलब क्या है कि बाधा पहुंचाना पुलिस अधिकारी को। अब अपन इसको समझते हैं कि क्या है इसके अंदर, कि अब बाधा किसमें पहुंचाई जाएगी, जब बाधा पुलिस ऑफिसर अधिकारी को जब कब यानी अधिकारी को कब जब वह अपने कर्तव्य का पालन कर रहा है, यानी जब पुलिस अधिकारी क्या है कि अपने ऑन ड्यूटी है उस समय क्या है कि कर्तव्य पालन में कोई व्यक्ति उसको क्या करता है, बाधा पहुंचाता है। कर्तव्य पालन में यानी ऑन ड्यूटी होता है तब, या फिर विधि पूर्ण अभिरक्षा से निकल भागा है या फिर प्रयत्न कर रहा है, तब पुलिस अधिकारी बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकता है। आप सभी को इसको दोबारा समझते हैं, मेरे को लगता है समझ में नहीं आया तो इसको दोबारा है कि अब बाधा किसमें पहुंचाई जाएगी, बाधा पुलिस ऑफिसर अधिकारी को कब, जब वह अपने कर्तव्य का पालन कर रहा है या वह ऑन ड्यूटी होता है तब, या फिर विधि पूर्ण अभिरक्षा से निकल भागा है या प्रयत्न कर रहा है यानी कोशिश कर रहा है, तब पुलिस अधिकारी बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकता है। अभी ओ तक बात कर ली। अब आता है डी। डी का मतलब होता है डिजर्टर यानी अभित्याजक, संघ के सशस्त्र बलों से अभित्याजक। अभित्याजक व्यक्ति कौन कहलाता है, जो यूनियन संघ के सशस्त्र बल है उसमें क्या है कि निकल भागा है तो भी पुलिस ऑफिसर कैन अरेस्ट विदाउट वारंट। और जो अब आता है अपना डी तक देख लिया, अब आता है ई। ई के अंदर क्या कहना चाह रहा है, ई के अंदर होता है एक्स्ट्राडिशन यानी प्रत्यर्पण। प्रत्यर्पण क्या होता है, प्रत्यर्पण इसमें यह है कि जो कोई भी अपराध भारत में दंडनीय है, यानी जो कोई भी अपराध भारत में दंडनीय है, अगर कोई व्यक्ति बाहर कोई भी अपराध ऑफेंस कमिट करता है बाहर और वहाँ पर दंडनीय नहीं होता है और वह अपराध which is committed by any person and which is punishable India। अब ये क्या कहना चाह रहा है प्रत्यर्पण के अंदर कि भारत के विधि के संबंध में वह अपराध दंडनीय है, तो प्रत्यर्पण विधि के संबंध में कोई भी पुलिस ऑफिसर को विश्वसनीय इत्तला प्राप्त हो जाती है कि इस व्यक्ति ने यह या इस पर्टिकुलर व्यक्ति ने भारत के बाहर कोई अपराध यानी ऑफेंस कमिट कर दिया है और उसे भारत की विधि के अधीन गिरफ्तार किया जाना चाहिए, तब क्या है कि पुलिस ऑफिसर कैन अरेस्ट विदाउट वारंट, उसे बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकता है। यानी विदेश के अंदर कोई व्यक्ति, देश के बाहर कोई व्यक्ति ऑफेंस कमिट करता है तो उसे उस देश के द्वारा सजा नहीं दी जाएगी, उसे जिस देश का निवासी है उसी देश के द्वारा, उसी देश की संविधान के द्वारा उसे सजा दी जाएगी। अब अपन आता है अपना, अपन ने बात कर ली एक्स्ट्राडिशन यानी ई। अब आता है आर, रिलीज कन्विक्ट यानी छोड़ा गया दोष सिद्ध यानी सिद्ध दोष होते हुए सेक्शन 36 यानी 356 और 356 सब क्लोज 5 CRPC। अब ये क्या कहना चाह रहा है, तो रिलीज कन्विक्ट यानी छोड़ा गया सिद्ध दोष व्यक्ति होते हुए, अब इसमें क्या कहना चाह रहा है कि उसके पश्चात छोड़ा गया सिद्ध दोष होते हुए और उसके पश्चात जो धारा 356 सब क्लोज 5 CRPC है उसका या उसके नियमों का उल्लंघन कर देता है, तब भी पुलिस ऑफिसर कैन अरेस्ट विदाउट वारंट यानी धारा 356 की कुछ मतलब कि नियमों का उल्लंघन कर देता है, तब भी पुलिस ऑफिसर क्या कर सकता है, कैन अरेस्ट विदाउट वारंट बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकता है। अब आता है ए, लास्ट के अंदर है ए, आई के अंदर ए दे रखा है अरेस्टेड यानी रिक्विजेशन यानी अध्यक्षों या अन्य पुलिस अधिकारियों का सारांश। अब ये क्या कहना चाह रहा है, यानी अध्यक्षों या इसका मतलब यह है कि किसी भी अन्य पुलिस अधिकारी से रिक्विजेशन प्राप्त हो गया है कि उस व्यक्ति को गिरफ्तार कर लो। रिक्विजेशन कई बार पुलिस यानी एक तरीके से फिल्मों में भी देखा होगा कि अन्य पुलिस यानी सीनियर पुलिस ऑफिसर द्वारा रिक्विजेशन की जाती है कि आप उस व्यक्ति को गिरफ्तार कर ले। एग्जाम्पल यानी एग्जाम्पल के तौर पे देखिए
जैसे मान लीजिए कोई भी अपराधी या अपराध करने के पश्चात, यानी कोई भी अपराधी है, कोई अपराध करने के पश्चात उस स्थानीय अधिकारिता से भाग जाता है, यानी जो पर्टिकुलर व्यक्ति है यानी ऑफेंस कमिट करने के बाद उसे पर्टिकुलर अधिकारिता से भाग जाता है, तो कोई भी पुलिस ऑफिसर जिसके यानी नॉलेज में यह आ जाता है कि यह व्यक्ति अपराध कारित करके यह भाग रहा है, तो किसी भी अन्य पुलिस ऑफिसर से उसको गिरफ्तार कराने के लिए अध्यपेक्षा है, यानी एनी रिक्विजिशन फॉर वाट फॉर अरेस्ट, यानी गिरफ्तार करने के लिए किसी अन्य पुलिस ऑफिसर से रिक्विजिशन प्राप्त हो जाती है, तब भी पुलिस ऑफिसर कैन अरेस्ट विदाउट वारंट, यानी कोई अन्य पुलिस ऑफिसर है या अन्य अधिकारिता वाला वह रिक्विजिशन करता है कि यह उसको पता होता है कि यह व्यक्ति कोई मतलब कि घोषित अपराधी है, प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर है, या फिर कोई ऑफेंस कमिट करके भाग रहा है, तो अन्य पुलिस ऑफिसर द्वारा रिक्विजिशन की जाती है और कोई दूसरा पुलिस ऑफिसर उसे क्या करता है, गिरफ्तार कर लेता है। और अपना सेक्शन 41 कंप्लीट हुआ और अपन सिप्सो डेरा के तहत सेक्शन 41 को समझने की कोशिश की है। अगर आपको इसमें से सेक्शन 41 में किसी भी प्रकार की समस्या आती है तो कमेंट्स बॉक्स में बताएं। और सेक्शन अब जो नेक्स्ट वीडियो में सेक्शन 42 से अपन बात करेंगे कि 42 से लेके 60 तक बात करेंगे, तो मैं वीडियो को यहीं पे समाप्त करना चाहता हूँ। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए।